किसी मित्र ने बोला कि गुजरात के और अनुभव आपके कुछ हों तो शेयर कीजिए। तो मुझे कुछ-कुछ और अनुभव याद आए। तो एक आश्रम में मैं रहा 7 महीना। गया तो था मैं 2-3 दिन के लिए, एक दोस्त ले गया था। लेकिन अभी मेरा दूसरा ही दिन था तो वहाँ एक बहुत सीनियर कोई थे साधक, जो शायद वहाँ के मैनेजर भी थे, फैसला करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप साधना करना चाहें यहाँ, लंबे टाइम रहना चाहें तो आपको एक झोपड़ी दे देंगे और आपको खाने का टाइम बता देंगे कब-कब खाना मिलता है और बाकी कोई शर्त नहीं कि यहाँ आप कुछ काम करो या ऐसा कुछ नहीं। तो मैं भी कोई जगह ढूँढ ही रहा था उस समय, तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ। दोस्त ने कहा ठीक है। तो दोस्त तो चला गया और मैं वहाँ 7 महीना रहा। सोचा था 1 महीना, शायद ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ महीना, लेकिन 7 महीना। तो वहाँ अ, हिंसा नहीं करते थे, मतलब किसी जानवर को अ, परेशान नहीं करते थे, बल्कि जानवरों से बच के रहना पड़ता था। जैसे वहाँ बंदर बहुत थे, अब रोटियाँ बनी हुई हैं, तो जो किचन थी, ये किचन है, मान लीजिए ये छत है और इधर और इधर भी छत है, बरामदा टाइप नीचे, मतलब कमरे नहीं हैं, लेकिन ऊपर छत है। ये बीच में खाली है। तो ये बंदर यहाँ बैठे रहते थे और जैसे खाना बना, रोटी अगर है, तो कभी-कभी मौका आ गया तो बंदर छलांग लगा के और जितनी रोटियाँ उसके हाथ पे आती थी कम से कम 8-10 रोटियाँ ऐसे पकड़ के और चले जाते थे, लेकिन वो मारते नहीं थे, कभी नहीं। तो मैं जब वहाँ रहने लगा, अभी शायद मेरा दूसरा ही दिन था और शाम को, उस समय मैं बिल्कुल अकेला था और लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ थे। तो एक अजीब-सी आवाज़ आई दरवाजे पे। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मोर था, मेल, और वहाँ पे खड़ा हो गया। फिर उसने आवाज़ निकाली मेरी तरफ, तो इतना नज़दीक से तो मैंने मोर कभी देखा नहीं था और मुझे लगा कि ये तो कुछ बोल रहा है। तो तब दूर से कोई देख रहा था। उन्होंने बोला वहाँ से कि ये कुछ माँग रहा है खाने के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कि आप किचन में ले जाओ इसको बुला के और वहाँ रोटियाँ होंगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे आजा, ऐसे किया और वो मेरे पीछे-पीछे और किचन में गया और वहाँ थी रोटियाँ। तो मैंने एक रोटी दी, फिर वो भाई साहब वो मुझे देख रहे थे, उनकी फिर आवाज़ आई कि सावधान रहना, रोटी खाते समय अगर आस-पास कोई कुत्ता हो तो कुत्ता इस पे झपट सकता है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, कुत्ता तो था नहीं। मैंने उसको रोटी खिलाई, उसके बाद तब मैं कमरे में भी रखने लगा कुछ रोटियाँ और वो मोर मेरे पास रोज़ ही आ जाता था। और साँप वहाँ बहुत थे, मतलब ज़हरीले साँप, जो कोई कह रहा था कि 3 जो डेडली सबसे ज़्यादा ज़हरीले, जिसमें कोबरा आता है, एक रसेल्स वाइपर और एक और कोई, वो तीनों थे कि वहाँ। तो कई बार ऐसा होता था, एक दिन वहाँ एक संत थे, किसान थे पहले और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो उन्होंने एक हॉल बनाया और वहाँ अपनी बात बोलने लगे। तो दिन में करीब 60-70 तक लोग होते थे वहाँ। तो प्रवचन चल रहा था और छत पे छत पे एक साँप था। तो एक आदमी, उसके पास एक डंडी थी और हुक था, साँप को पकड़ने के लिए। वो इंतज़ार में था कि जब प्रवचन खत्म होगा तब मैं पकड़ूँगा, लेकिन तब तक मैं देखता रहूँगा किधर जाता है। तो धीरे, धीरे, धीरे खिसक-खिसक के जब तक प्रवचन पूरा हुआ, वो बहुत धीरे-धीरे एक पिलर के सहारे बीच-बीच तक आ गया था। फिर उस आदमी ने हुक से उसको पकड़ा और उसको ले गया। तो साँप को भी मतलब मारते नहीं थे। तो ये जो वहाँ बाबा जी थे, शायद ये किस्सा मैंने पहले भी सुनाया हो, तो वो गुरजेफ सिस्टम को फ़ॉलो करते थे
और वो कहते थे कि भई बैठ के ध्यान होता है, मेरा तो विश्वास है नहीं। तो इसलिए मतलब हो भी जाता होगा किसी का, लेकिन शायद उनका स्टाइल ये था कि काम करते हुए, तो वो अपने डिसाइपल्स को सड़क पे ले जाते थे, वहीं से बाहर सड़क थी और वहाँ बड़े-बड़े ब्लॉक्स थे। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई किसी वीडियो में। तो उन ब्लॉक से आज बोले यहाँ से इनको वहाँ रखो, अगले दिन बोले वहाँ से यहाँ रखो और उसके बीच-बीच में साधना करो। तो उनकी एक और कहानी वो मेरे सामने तो ये घटना नहीं हुई पर किसी ने बताया। तो वो घटना मुझे बहुत कमाल की लगी कि दोपहर का समय था और उसी समय प्रवचन चलता था। तो प्रवचन चल रहा है तो सब लोग वहाँ होते थे। गर्मी काफ़ी थी और कोई किसी कारण से प्रवचन में नहीं रहा होगा, उसने देखा कि एक आदमी है जो कि नारियल चुरा रहा है। तो उसके पास एक बोरी थी और उस बोरी में कुछ तो वो डाल चुका था और अभी एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था। तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया। प्रवचन अभी-अभी खत्म हुआ था और वो जो वो जो गुरुजी थे वो तो अपने घर की ओर चल चुके मतलब 100 मीटर करीब जा चुके थे। उसने जब हल्ला मचाया तो क बहुत सारे लोग अचानक आ गए। वो ऊपर चढ़ा हुआ था, जो चोर था और ये कह रहे थे कि नीचे उतर, आज तेरी हड्डी-पसली बराबर करते हैं और काफ़ी आक्रामक कुछ-कुछ लोग। फिर किसी ने बोला कि यार कुछ इसको कुछ मत बोलो, पहले बाबा जी को बुलाओ। तो सबने बोला हाँ, बाबा जी को बुलाओ, बाबा जी को भी बुला देंगे तभी भी उसको सबक तो सिखाना है ना। बाबा जी को बुलाया गया, बाबा जी ने देखा उसको बोला उतर जा। वो बेचारा क्या करे, बहुत काँपता-काँपता, भयंकर डरा हुआ आ गया नीचे। पर बाबा जी ने बहुत प्यार से पूछा अ, कहाँ है ते कितने निकाले तूने? तो उसने दिखाया और कहने लगा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ महाराज मुझे माफ़ कर देना। नहीं कि वो तो ठीक है ना, ये तो तूने तो बहुत कम निकाले 8-10। तो अपने डिसाइपल्स को कहने लगे किस-किस को आता है वही पेड़ पे चढ़ना? तो 4 या 5 ने बोला कि हम चढ़ सकते हैं। अच्छा छोड़ो कि जिसमें बड़े-बड़े बढ़िया वाले नारियल हैं, देखा उन्होंने अच्छा तू इस पे चढ़, तू उस पे चढ़ ऐसे और लाओ। और जो नीचे गिर रहे थे तो बाकी लोगों को बोला इसकी बोरी भरो। जब बोरी भर गई कि उठा तो इसको, अब वो बहुत हैरान। अब फिर उसको विश्वास नहीं आया कि ये मेरे वाक़ई मुझे दे रहे हैं, कि फिर भी बोल रहा कि बाबा जी बहुत गलती हो गई। अरे गलती नहीं की, होता है ज़िंदगी में ना तेरे को ज़रूरत होगी तभी तो, उठा तो सही इसको। तो उसने उठाया, बाँध के इसको ऊपर। तो किसी को बोला भई कोई बाँधने के लिए कुछ लाओ डोरी-डारी उसको बाँधा, उठा के और देख मेरा घर वहाँ है, अपना घर बताया, इधर से रास्ता है, अगली बार जब आएगा पहले मेरे पास आ जाना, नहीं तो लोग तेरे को परेशान करेंगे। वो कभी भी आ सकता है और तेरे को मैं दूँगा नारियल, अब तो जा। सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान। ये कहानी जब मैंने सुनी, तो मैंने कहा यार ये तो कमाल के इंसान है। अभी शायद उनकी डेथ हो गई बाबा जी की। तो गुजरात का एक तो मेरा ये अनुभव काफ़ी बढ़िया रहा कि मतलब अ, ऐसी तरंगें उस आश्रम में थी, शांति की, कोई वायलेंस नहीं। तो कोई वायलेंट आदमी वहाँ चला जाए, तो वहाँ जाके वो ठीक हो जाएगा। और एक और मेरा अनुभव है, एक एनलाइटेंड लेडी थी, अभी डेथ हो गई होगी, विमला ठकार, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। तो मेरे एक मित्र थे और उन्होंने क्या किया कि मेरी किताब डांस ऑफ द बी उनको दे दी थी। उनको गए थे देखने, विज़िट करने, उनके डिसाइपल रहे होंगे और उनको दी थी। तो उन्होंने डांस ऑफ द बी पढ़ ली थी। अब वो मुझे भी लेके गए, ये जहाँ वो रहती थी माउंट आबू में रहती थी उन दिनों, तो वहाँ लेके गए और आगे मैं ही था कि चलो।
फिर मेरे पीछे मेरे दोस्त थे और उनकी पत्नी थी और ऐसे सीढ़ियाँ थी। तो मैं गया सीढ़ियों से ऊपर और वो सामने वो बैठी हुई थी, सामने बैठी थी और मेरे दोस्त ने परिचय भी करा दिया कि ये जो किताब है डांस ऑफ द व्यू उसके राइटर हैं। तो वो सोफ़े पे बैठी थी, उन्होंने बगल में इशारा किया कि आ जाओ, मैं जाके बैठ गया। तो जब मैं बैठ गया तब मैंने देखा कि मेरे दोस्त और उनकी पत्नी वो साष्टांग दंडवत प्रणाम वो मत्था टेक के अब मेरे को लगा कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैं तो बगल में बैठ गया। ये तो कोई बहुत महान हस्ती हैं, तब तक मुझे नहीं पता था कि बिमला ठगार कौन है। तो ख़ैर बाद में उन्होंने बताया, मेरे दोस्त ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी एनलाइटेंड हैं और तुम कैसे बैठ गए? अब मैंने कहा यार उन्होंने इशारा किया कि यहाँ पे बैठ और उन्होंने मेरे से बात भी बहुत प्यार से की। उन्होंने कहा कि आपकी किताब पढ़ी मैंने, तो विचार बहुत अच्छे लगे और आप शिक्षा के बारे में जो-जो बोल रहे हो, विचार बहुत अच्छे हैं पर मैं तो कि अब कुछ करती नहीं शिक्षा का काम, पर आपका शायद है कुछ इरादा। अब मैंने कहा मौका मिल जाए तो कहीं जहाँ का मैं हूँ हिमालय का वहाँ इच्छा तो है। ऐसी-ऐसी बातचीत हुई, बहुत-बहुत नॉर्मल। तो मैं इस बात से इम्प्रेस हुआ कि इतनी बड़ी एनलाइटेंड लेडी बाद में पता चला वो जे कृष्णमूर्ति जी के साथ भी रही कुछ समय और एक घटना ऐसी थी कि बिमला ठगार जी के कान पे कुछ हो गया था और जे कृष्णमूर्ति जी ने हीलिंग की, ऐसा कहीं है। बिमला ठगार जी ने भी लिखा है, हो सकता है और भी कहीं हो, लेकिन बिमला ठगार जी की किसी किताब में अ, मैंने ये पढ़ा कि कृष्णमूर्ति जी ने हीलिंग की, टच हीलिंग अ, और उनका कान ठीक हो गया था फिर। तो एक ये मेरा अनुभव है कि इतनी बड़ी एनलाइटेंड लेडी और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को उन्होंने अपने पास बिठाया और मैं बैठ भी गया, तो उनको कहीं से भी उन्होंने ऐसा नहीं जताया कि जैसे मैंने कोई गुस्ताखी कर दी हो और मुझे तो नीचे बैठना चाहिए था और मुझे भी बहुत सहज लगा। तो कुछ मुझे आदत कृष्णमूर्ति जी की भी थी। उनका कोई मत्था-मुत्था टेक दे तो वो अच्छा नहीं मानते थे। कोई पैर भी नहीं छूने देते थे। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे, "हाथ मिलाओ यार, आँखों में देखो, नीचे पैर कहाँ देख रहे हो? आँखों में देखो, हाथ मिलाओ।" तो हाथ तो लोग कम ही मिलाते थे पर नमस्कार कर देते थे। तो उनके बगल में तो मैं बहुत बार बैठा, जी कृष्णमूर्ति जी के। तो एक ये मेरा गुजरात का अनुभव था और एक और तीसरा अनुभव मैं सुना देता हूँ आपको। तो मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था, ये विपश्यना केंद्र मेरे को सूट नहीं कर रहे थे। साधना कर रहा था पर मैं अपने हिसाब से करना चाहता था। विपश्यना केंद्र के जो नियम हैं वो कुछ ज़्यादा मुझे सूट नहीं कर रहे थे। मैंने कभी कोई अलग प्रकार की जगह हो अ, तो किसी ने मुझे एक फ़ोन नंबर दिया कि ये आदमी किसी आश्रम से जुड़ा है। तो मैंने फ़ोन किया, मैं बोलता गया अपने बारे में ऐसे-ऐसे। तो उस आदमी ने जवाब में क्या बोला कि आप यहाँ रहें या ना रहें, हो सकता है आपको आश्रम पसंद ना आए और आप मुझे मिलने ज़रूर आओ। मैंने कहा यार ये कमाल की बात है। ख़ैर मैं गया तो बस बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई उसी दिन से। उसने अपने गुरुजी से मिलाया। गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे पास बहुत ज़मीन है, तो स्कूल शुरू करना चाहता है तो यहाँ भी कर सकता है। पर मुझे लगा कि यहाँ मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगा जैसा मैं चाहता हूँ क्योंकि बहुत रिलीजियस माहौल था और मैं नास्तिक तो नहीं पर ये आडंबर वग़ैरह मेरे वश का नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा-सा सहजता नहीं रहेगी, मैं कहीं और करूँगा। तो लेकिन मेरा जो दोस्त है उसने मुझे घुमाया। तो जो वहाँ जो गिरनार का
गिरनार की पहाड़ी है, जंगल है, बीच में भयंकर जंगल है, वहाँ शेर भी रहते हैं। और मेरे दोस्त के गुरुजी बहुत बड़े माने जाते थे, तो इसलिए उनको जाने देते थे, ऐसी-ऐसी जगह जो विज़िटर्स को नहीं जाने देते थे। तो एक जगह क्या हुआ कि इतना सा छेद था, इससे अंदर जाना है कि मैंने कहा यहाँ कोई रहता है? अरे! कि तो आ तो सही। वो गया आगे-आगे, मैं उसके पीछे। वहाँ बाबा जी बैठे, वहाँ लाइट भी थी और एसटीडी फ़ोन उस ज़माने में तो एसटीडी मतलब वहीं से आप फ़ोन कर सको, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि आपके पास एसटीडी फ़ोन है। और अंदर टॉयलेट, अंदर काफ़ी जगह थी और बाहर से बड़े-बड़े पत्थर भयंकर कहीं से नहीं पता चल सकता था कि यहाँ रहने लायक जगह है। अंदर काफ़ी जगह थी और टॉयलेट भी वहीं। मैंने कहा यार ये तो कमाल की जगह है कि ऐसी-ऐसी बहुत सारी जगह हैं और बाबा जी के पास सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, फ़ोन भी है और इससे बढ़िया साधना की जगह लेकिन कि यहाँ कोई आ नहीं सकता। अब मुझे तो आने देते हैं, लेकिन कोई-कोई आ सकता है और एक और आश्रम में वो ले गया और कोई अंग्रेज़ महिला ने वो आश्रम खोला था। अब वो भारत की नागरिक तो नहीं रही होगी, तो लेकिन वो वही थी मुख्य और बाकी सब भारतीय थे। तो वहाँ मैंने अजीबो-गरीब दृश्य देखे जैसे कि जाते ही मैंने देखा कि पेड़ से कुछ लटका हुआ है। एक पेड़ था उसकी कोई ऐसी शाखा, उस शाखा पे एक पट्टा बंधा था लकड़ी का, उसका कपड़े का मतलब पट्टा जैसा। उस पट्टे पे ऐसे पेट टिका के और सिर आगे और पैर पीछे और ज़मीन से इतना ऊपर और कोई एक जोगी झूल रहा था और पैर उसके नीचे टिके थे और बाल, तो मुझे बहुत देर में समझ आया कि इंसान है। उसके बाल देखे आगे झूलते हुए, पीछे से उसकी वो थी वो बगोइया और पैर नहीं दिख रहे थे, वो काफ़ी नीचे तक उसकी वो धोती-सी। हाँ, मैं कुछ देर देखता रहा, फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा ये तो इंसान है शायद। हाँ, हाँ, कि वो साधक है। मैंने कहा ऐसे क्यों कि सो रहा है? मैंने कहा ऐसे सोता है कि बस ये ऐसे ही सोता है। बस इसी पे लटका रहता है और फिर जब वो जागेगा तो तब वो जो भी है नहाएगा शौच वग़ैरह करेगा, खाना खाएगा लेकिन जब सोना होगा, क्योंकि कई साल हो गए, बस इस पट्टे पे लटक जाता है और ऐसे ही। तो मैंने कहा क्यों? कि अपना-अपना स्टाइल है, अब ये कोई तरीका होगा, पता नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पर वो जो महिला थी 50-55 साल की रही होगी, अंग्रेज महिला। तो तब उनके पास के एक खुली जगह थी, लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, वो इलाज भी करती थी। तो हम बैठ गए, पर उसने अपने पास बिठा दिया मुझे ऊपर, तो मैं बैठ गया और उसने बोला कि अगर आपको साधना करनी हो, तो यहाँ छोटी-छोटी कुटियाँ हैं। भाई एक ही बात है कि सड़क ज़रा ज़्यादा नज़दीक है, बीच-बीच में ट्रैफ़िक का शोर होता है, नहीं तो आप अ, यहाँ साधना के लिए आ सकते हैं। तो मेरे दोस्त को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब हम बाहर निकले वहाँ से, दोस्त कह रहा है यार मैं तो कई साल से आ रहा हूँ, मुझे इसने कभी नहीं बोला कि तुझे साधना करनी हो, तो तुझे कुटिया दे देते हैं, तो अभी-अभी आया तेरे को क्यों? अब मैंने कहा भैया मैं क्या जानूँ? लेकिन वो अच्छा अनुभव था और मुझे तब पता चल गया कि यहाँ कभी मुझे साधना करनी हो तो बहुत सारी जगह हैं। बहुत सारी जगह हैं, खाना भी बहुत बढ़िया और कोई शर्त नहीं और आप वहाँ साधना कर सकते हो। तो मैं सोच भी रहा था कि ये भी ऐसा हो सकता है। ख़ैर मैं गया नहीं दोबारा। तो इस तरीके के कुछ अनुभव हैं। एक मैं लास्ट सुना देता हूँ जो मैंने कहीं न कहीं सुनाया शायद किसी वीडियो में। तो मेरी दोस्ती हो गई एक बूढ़े जी थे करीब 75 साल के और उनको कुछ वहम हो गया कि मेरे बारे में कि ये कोई ख़ासी आदमी है और मतलब कुछ वो प्लान बनाने लगे मेरे को लेके। तो ये विपश्यना सेंटर में हुई थी दोस्ती, तो कहने लगे कि आप मेरे गाँव आ जाओ। तो मैंने कहा भई आज तो मैं नहीं आ सकता, पता नहीं क्या कारण था। मैंने कहा मुझे एड्रेस दे दो, तो कि अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा मैं 2-1 दिन बाद आऊँगा। तो जब मैं गया, उनके गाँव गया, अंधेरा हो गया था शाम को, तो शाम को खाना खाया खैर
उनके 4 बेटे थे, माँ थी 96 साल की, 96 और अभी ठीक-ठाक थी और पत्नी भी 70 के आस-पास तो रही होगी, 75 वो खुद ही थे। सुबह जब मैं उठा, उस दिन ज़रा देर में उठा और नई जगह थी, मुझे नींद भी ज़रा देर में आई। तो जब मैं उठा तो 5 करीब बजे होंगे, अभी अँधेरा-अँधेरा था। तो मेरी ज़रा-ज़रा आँखें खुली, मैंने देखा कोई बैठा है। तो बूढ़ी जी और उनका पूरा परिवार, मतलब मैं सोया हुआ हूँ, इधर मेरा सिर है, यहाँ से लेके और यहाँ तक सारे बिठाए हुए बूढ़े जी ने। उनके चारों बेटे, वो खुद, उनकी पत्नी और उनकी माँ। अब मैंने केवल आँखें खोली तो सामने बूढ़े जी ही थे। अब मैंने देखा उन सबको, मैंने कहा यार ये क्यों बैठे हैं? अभी तो मैं उठा भी नहीं। तो बूढ़े जी गुजराती में बोल रहे थे पर मुझे थोड़ी-थोड़ी समझ आ जाती थी। बूढ़े जी क्या बोल रहे हैं कि ये सोते नहीं हैं, ये योग निद्रा में रहते हैं। इनको सब पता है कि हम बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं। अब मैं भाँप गया कि खतरा है यहाँ। ख़ैर मैं जैसे ही बैठा, बूढ़े जी ने इशारा किया कि मतलब ये सब तैयार हैं, बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसा है कि अभी तो मुझे थोड़ा बाहर जाना है, ये शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाऊँगा और उसके पश्चात बैठेंगे। सारे कि हाँ जी गुरुजी। अब मैंने कहा यार यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उनका एक बेटा वो मेरे साथ आया कि आइए कि थोड़ा गाँव के बाहर ले जाने के लिए। तो रास्ते में एक 2 कमरे का फ्लैट था, उसमें बाथरूम कि ये अकेला फ्लैट है जिसमें बाथरूम भी है। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ रहना है क्या आपको? मैंने कहा मेरे को? हाँ, कि सब इंतज़ाम हो गया। अब पानी नहीं है, पानी का नल नहीं है, तो 2 लड़कियों की ड्यूटी लगी है। वो आपके लिए दिन भर पानी लाती रहेंगी आप। अंदर की वो भी है, बाथरूम भी है, मतलब स्नान भी कर सकते हैं और शौचालय है, वहाँ भी पानी चाहिए और फिर किचन है, वो तो चाहिए ही। तो जो 2 लड़कियाँ हैं, बस आपकी सेवा में रहेंगी। अरे! मैंने कहा ये कब हुआ? नहीं कि ये तो काफ़ी टाइम से ना मेरे पिताजी तो कि आपको करीब 2-3 हफ्ते से तो जानते हैं। तो एक बार शायद पहले भी आए थे और ये मकान तब शायद बन ही रहा था और उन्होंने उसमें ये सब बनवा दिया, बूढ़े जी ने। उन्हीं का था शायद ये आयोजन कि यहाँ बड़े गुरुजी आने वाले हैं और उससे पहले ये सब बना दो। अब मैंने कहा यार मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? तो ख़ैर नाश्ता वग़ैरह हुआ, उसके बाद तब कुछ लोग गाँव के गणमान्य लोग, ख़ास-ख़ास लोग आ चुके थे वहाँ पे। कहने लगे कि बस गुरुजी सारा गाँव बदलना है, सारे गाँव को ध्यान सिखाना है और बस ये तो और आप ही कर सकते हैं, सारा इंतज़ाम है। मैंने कहा अच्छी बात है, अब मैं कुछ अपना सामान ले आता हूँ। सामान? कैसा सामान? तो सामान है ना कुछ वहाँ पड़ा हुआ, कुछ केंद्र में है, कुछ कहीं और है। अच्छा तो कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा नहीं ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, अच्छा। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने जाने दिया कि नहीं सामान लाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा यार कुछ-कुछ ऐसे ऐसा सामान होता है ना जो छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे डायरी है, किताबें हैं कोई-कोई। अच्छा कि ऐसा सामान है? मैंने कहा हाँ, तो झूठ बोलना पड़ा। तो तब वो बूढ़े जी मेरे को बस में बिठाने के लिए ले गए और बस ज़्यादा दिन मत लगाना कि 1 हफ्ते से ज़्यादा। मैंने कहा ना, ना, जल्दी आ जाऊँगा। नमस्ते, नमस्ते हुई। बस में जब मैं बैठा तब मैंने राहत की साँस ली। मैंने कहा यार मैं तो फँस गया था यहाँ। तो तब मैं बस दोबारा कभी नहीं गया वहाँ और अपना मैंने कोई एड्रेस छोड़ा नहीं था। तो बूढ़े जी परेशान हुए होंगे कि कहाँ चले गए गुरुजी। तो ये ट्रैप मतलब मैं किसी ट्रैप में फँसा नहीं और ये मुझे क्यों नहीं आकर्षक लगा। कोई और होता तो बन जाता, बहुत बड़ा गुरु बन जाता, वो तो सब तैयार बैठे ही थे। मेरे ख़्याल से काफ़ी सारे गुरु ऐसे भी बन जाते हैं।
लोग बना देते हैं उनको। मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान होता होगा कि भई ध्यान कराना आता है, इतना ही बहुत है। और बाकी तब वैसे एक्टिंग करने लगते हैं और उस चंगुल में फँस जाते हैं। मैं फँस जाता अगर ज़रा भी लालच मुझे आ जाता, लेकिन मुझे ये आज़ादी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मुझे लगती है, अपनी फ्रीडम कि भई जो आज़ादी है ना, वो तो सबसे पहले है। तो ये कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हैं कुछ गुजरात के, कुछ कहीं और के मैं बाद में शेयर करूँगा। लेकिन ये सारे मुझे इसलिए याद आए कि ट्रैप है। मतलब अध्यात्म में जगह-जगह खतरे भी हो सकते हैं। उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा-सा लोग आपको मानने लग जाएँ। ये कमेंट भी था अभी 2-3 दिन पहले कि गुरुजी आपके तो ये सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ दिन बाद कि हम आपको मिलने आएँगे तो आप मिलने ही नहीं देगा कोई, कि नहीं अभी टाइम नहीं है तुम ये और वो और वो। मैंने कहा यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे अच्छा लग रहा है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मतलब ये मैसेज जा रहा है। जो-जो अच्छी बात मेरे को लगी ज़िंदगी में वो जाए, ये इच्छा तो है। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मैं कोई ख़ास आदमी बन गया। मैंने कहा ये तो मेरा खत्म हो गया बहुत पहले। मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मेरा स्टाइल यही रहेगा और चाहे सब्सक्राइबर कितने भी बढ़ जाएँ लेकिन वो नए दोस्त बन रहे हैं, इसलिए मुझे खुशी है।